बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुजरात के सोमनाथ में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने IDY 2022 योग उत्सव की उल्टी गिनती के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। NDDB विकसित गोबर गैस घोल आधारित जैविक खाद और शिशु संजीवनी सुपोषण किट का किया शुभारंभ। कहा, MSME ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा है रोजगार सृजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने उत्तराखंड ऋषिकेश में आयोजित युगोत्सव में लिया भाग। कहा, कृषि को पशुपालन से जोड़कर पहाड़ों से पलायन को किया जा सकता है कम। किसानों से पशुधन के लिए प्रजनन फार्म शुरू करने की अपील। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पर्यावरण के लिए जागरूक जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री ने भारत के लिए वन प्रबंधन मानक भी किया जारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा, पीएम मोदी ने असम में बाढ़ के हालात की ली जानकारी। पीएम ने प्राकृतिक आपदा की वजह से हो रही समस्याओं पर चिंता जाहिर की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF की सहभागिता से गुजरात के प्रतिष्ठित स्थान सोमनाथ में IDY 2022 योगोत्सव की उल्टी गिनती के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस योगोत्सव का मुख्य विषय सही जीवन और पौष्टिक भोजन के साथ योग है। इस योगोत्सव में भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि व्यक्ति को न केवल व्यायाम बल्कि स्वस्थ और पौष्टिक भोजन की भी जरूरत होती है। ये बेहतर तरीके से स्थापित है कि दूध सभी महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है और लगभग एक संपूर्ण भोजन है। रुपाला ने बताया कि आज हम विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 209.96 मिलियन टन दूध का वार्षिक उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये क्षेत्र उद्योग और कृषि के बीच महत्वपूर्ण संबंध प्रदान करता है और भारत के विकास के लिए काफ़ी महत्व का है, इसे देखते हुए ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों MSME के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर रहा है। उन्होंने NDDB विकसित गोबर गैस घोल आधारित जैविक खाद और शिशु संजीवनी सुपोषण किट को भी लॉन्च किया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने ऋषिकेश में योगोत्सव में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए उल्टी गिनती समारोह को संबोधित किया। उत्तराखंड राज्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में बालियान ने कहा कि कृषि को पशुपालन के साथ पूरक बनाकर पहाड़ों से पलायन को कम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 2014 से एक लंबा रास्ता तय किया है, जब इसका कुल बजट 1500 करोड़ रुपए था, जबकि आज खुरपका मुंहपका रोग के टीकाकरण के लिए एक उप स्कीम का परिव्यय 12,500 करोड़ रुपए का है। उन्होंने समारोह में उपस्थित किसानों से पशुधन के लिए प्रजनन फार्म शुरू करने के लिए 50% की सब्सिडी उपलब्ध कराने वाली स्कीम का लाभ उठाने की अपील की। डॉक्टर बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के पशुपालक किसान समुदाय के साथ दृढ़ता से खड़ी है और इसके विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। योग सत्र से पहले डॉक्टर बालियान ने पशु लोक फार्म का दौरा किया।
तथा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत राज्य बकरी तथा भेड़ प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रगतिशील पशुधन किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भी परस्पर बातचीत की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। मंत्रालय हर साल इस दिवस का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य भारत और विश्व के सामने आने वाली सभी पर्यावरण संबंधित और आर्थिक चिंताओं में भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करना है। इस दिवस का आयोजन व्यक्तियों और समूहों को ऐसी पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो भूमि को स्वस्थ व उत्पादक बनाए रखें। यादव ने प्रधानमंत्री के एक शब्द मंत्र लाइफ का भी हवाला दिया, जिसका अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। उन्होंने टिप्पणी की कि हम सभी को अपने मौजूदा जीवन शैली के विकल्पों की जांच करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात का ठोस अनुभव किया कि आज अविवेकपूर्ण व विनाशकारी उपभोग के बजाय विवेकपूर्ण व विचारपूर्ण उपयोग की जरूरत है और इसे पर्यावरण को लेकर जागरूक जीवन शैली के लिए एक जन आंदोलन बनने की जरूरत है। उन्होंने कृषि और भूमि सुधार में काम करने के लिए देसी ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने मंत्रालय से 8 अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा, जो भूमि ऋण की बहाली में शामिल हैं। मंत्री ने भूमि प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। मंत्री ने अपने संबोधन के समापन में कहा कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला मिशन मोड में किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश की सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने किसानों को फ्री फसल बीमा का लाभ प्रदान किया है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ही किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम भरती है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम राज्य के किसानों को फ्री में दी जा रही है। इसके तहत राज्य के हजारों किसानों के खाते में बीमा के 3.58 करोड़ रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने लगातार तीसरे साल किसानों को फ्री में फसल बीमा का लाभ प्रदान किया है। इससे किसानों को नुकसान के बाद भी खेती करते रहने में मदद मिलेगी। और मोदी सरकार सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने का ही प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि अलग अलग केंद्रीय संस्थानों के माध्यम से किसानों की बेटियों को भी हुनरमंद बनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए नेशनल थर्मल पावर जैसे जो केंद्रीय संस्थान हैं, वो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले बच्चों को एक विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि ये गांव की बेटियां भी अपने सपनों को साकार कर सकें। पेश है ये रिपोर्ट। यहाँ पर पढ़ाई सिखाते हैं और खेल कूद, योगा, कराटे और डांस, सिंगिंग सारी चीज़, और हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और हम लोग एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर पेंटिंग सिखाते हैं और ढेर सारी पढ़ाई करवाते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। सरकार के कदम से कदम मिलाकर इस दिशा में अन्य संस्थाएं भी सहभागिता करते हुए महिलाओं को, बेटियों को सशक्त बनाने में अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। रायबरेली की ऊंचाहार स्थित NTPC अपने आसपास के 24 गांवों से 120 परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली नन्ही बच्चियों को 4 सप्ताह का आवासीय कैंप के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक अनूठा प्रयास कर रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि इस परियोजना के आसपास के जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका भी उत्थान हो। इसी के तहत हम आसपास के गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चियां हैं, जो 5वीं से 6ठी कक्षा में जो अभी जा रही हैं, उन बच्चियों का हम 4 हफ्ते का फुल्ली रेसिडेंशियल हम कार्यक्रम चलाते हैं। ये बच्चियां हमारे टाउनशिप में आती हैं। उन बच्चियों का सर्वांगीण विकास के लिए हम खेल कूद है, पढ़ाई है, आर्ट है, डांस है,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन सब के हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां एक तरफ कृषि में बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाली बेटियों को हुनरमंद बनाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण परिवेश की ये बेटियां भी खुश नजर आ रही हैं। उन्हें मौका मिला है गाँव से बाहर जाने का, कुछ सीखने का। ये बेटियां आज कंप्यूटर, डांस, जूडो, कराटे के साथ ही अन्य उपयोगी चीजें सीख रही हैं। सरकार की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी में एक बहुत ही ये सराहनीय कदम है कि एनटीपीसी अपने आसपास के जो गांव और क्षेत्र हैं उसमें बालिकाओं को ऊंचा उठाने के लिए ये बुलंदी का कदम रखते हैं। और हमारे एनटीपीसी के लगभग 33 प्रोजेक्ट्स में ये चल रहा है, जिसमें 2500 बच्चियों को इस साल हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें उनका हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस बात को लेकर भी है कि गांव की बेटियों को एक मौका मिले आगे बढ़ने का, कुछ करने का। बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक स्वयंसेवी संस्था तरुमित्र पर्यावरण और हरियाली के संरक्षण में अपना अहम योगदान दे रही है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता सलमान हैदर की ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के कंक्रीट के जंगलों के बीच एक हरियाली का द्वीप बसा हुआ है। ये है तरुमित्र यानी पेड़ों का दोस्त। एक स्वयंसेवी संस्था तरुमित्र ने पटना के दीघा आशियाना मार्ग पर लगभग 10 एकड़ जमीन पर एक कृत्रिम जंगल उगा दिया है। दूर दूर तक उग आए कंक्रीट के जंगलों के बीच पेड़ पौधों के ये झुरमुट राजधानी के फेफड़े हैं जो ताज़ी हवा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ चारों तरफ जैव विविधता दिखती है। पेड़ पौधों की 400 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है और प्रकृति तथा वातावरण को उसके नैसर्गिक रूप में रखने की कोशिश की गई है। 10 एकड़ में से 2 एकड़ क्षेत्र में मौसमी फसलें उगाई जाती हैं और इनमें जैविक खाद का उपयोग होता है जो यहीं के हरे अवशेषों से तैयार होती हैं। यहाँ पे हम लोग करीब 6.5 किलोवाट सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। पीछे जो आप मेरे सोलर देख पा रहे हैं, इससे हमारा पंप चलता है, पानी का पंप जो पानी ज़मीन से निकाल के हमारे टंकियों तक पहुंचाता है। बाकी 4.5 किलोवाट का जो सोलर पैनल्स है वो हमारे बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है। परिसर में ग्रीन टॉयलेट्स हैं, सोलर कुकर है और वेजिटेबल ड्रायर भी है जहां बिना कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किए सब्जियों को सुखाकर आगे के इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। परिसर के एकमात्र भवन का आर्किटेक्चर भी पर्यावरण अनुकूल है और गर्मियों में इसमें एसी की जरूरत नहीं पड़ती। संस्था के स्वयंसेवी शशि बताते हैं कि प्रकृति से युवाओं को जोड़ने का भी ये एक अनूठा प्रयास है। हम लोग चाह रहे थे कि 3 R जो होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, तो कैसे रिसोर्सेज को हम लोग कम से कम इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स बना सकें। तो यहाँ पे प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे वॉल्स में ईंट को खड़ा करके लगाया गया है, जिसके और 2 ईंट है जिसके बीच में एयर पॉकेट्स भी है, जिसके कारण से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती है और अंदर का टेम्परेचर जो है वो करीब 6 से 9 डिग्री कम रहता है बाहर से, तो एसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। युवाओं को प्रकृति से जोड़ने के लिए उन्हें 50-50 के समूहों में प्रशिक्षण दिया जाता है। समर कैंप आयोजित किए जाते हैं ताकि वे ग्लोबल वार्मिंग जैसे जटिल मुद्दों को भी समझ सकें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। आयुष बाबू डॉन बॉस्को एकेडमी में 12वीं के छात्र हैं। यहाँ वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस तालाब में गम्बुजिया मछली पालकर मच्छरों पर नियंत्रण किया जा रहा है। ग्रास हॉपर सब होता है ना, सबका जो लार्वा सब होता है, मतलब उसका तो नहीं होता एक्चुअली, लेकिन जितना लार्वा सब जो पानी में आता है और जो खतरनाक है हमारे मच्छर वगैरह, कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। तो हम उसका जो इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का, तो उससे हम लोग को राहत मिलता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प मिलता है। संस्था के निदेशक फादर टोनी पेंडनाथ कहते हैं कि परिसर में जैव विविधता, प्रकृति और जीव प्रेम सिखाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि हम लोगों की जो धरती माँ है, प्लैनेट अर्थ, उसको आगे में हम लोगों का पीढ़ी से लेकर आगे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाए और इसमें बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, और उसी को आगे बढ़ाए। युवा यहाँ आते हैं और अपने समर वेकेशन में छुट्टियों के दौरान
काफ़ी सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, पेड़ उगाना सीखते हैं और लोगों में ये संदेश बांटते हैं कि प्रकृति की रक्षा कैसे हो, जैव विविधता की रक्षा कैसे हो। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अगली खबर असम से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त की है। ट्वीट के जरिए हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने असम में बाढ़ के हालात की जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम ने सुबह 6 बजे फोन कर राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से बात करके राज्य के बाढ़ की स्थिति के विषय में जानकारी ली। इस विषय में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, जिसमें कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से बात की और राज्य में बाढ़ के कारण स्थिति का जायजा लिया। केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मैं बाढ़ से प्रभावित असम के लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ही ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। 17 जून को अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बात अरंडी के हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 16 जून को अरंडी का भाव था 7,407 रूपए। 17 जून को इसके भाव में 40 रूपए की गिरावट आई और भाव 7,367 रूपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की देहगाम मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जून को अरंडी का भाव रहा 7,387 रूपए। हालांकि जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 जून को अरंडी 6,000 रूपए पर बिकी, जबकि वाव मंडी में 16 जून को अरंडी का भाव रहा 7,362 रूपए। 17 जून को इसके सौदों में 13 रूपए की तेजी आई और भाव 7,375 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। इन दिनों मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में चीनी के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान चीनी के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली। बात इसके भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 16 जून को चीनी का भाव था 3,700 रूपए। 17 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,700 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जून को चीनी का भाव रहा 3,600 रूपए। 17 जून को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 3,610 रूपए पर हुए। वहीं मुजफ्फरनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 जून को चीनी 3,710 रूपए पर बिकी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बीरभूम मंडी में 16 जून को चीनी का भाव रहा 4,100 रूपए। 17 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,100 रूपए पर बना रहा। वहीं बात चीनी के निर्यात की करे तो भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। देश से होने वाली चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है।
बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के पार जा पहुंचा। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गन्ने के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। मंडी भाव के बाद अब बात मौसमी खेती की। आइए देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उड़द की निगरानी करें। इसे फफूंद से बचाने के लिए पौधे के सड़ने वाले सभी हिस्सों को हटा दें। राज्य में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जिससे खेतों में पानी जमा हो सकता है। इससे बचने के लिए खेतों से जल निकासी के इंतजाम करें। अरुणाचल के तिराप जिले में मक्का की फसल में पलवार करें। इस समय मक्का के खेतों में निराई गुड़ाई भी की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बारिश के चलते झूम धान की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में इसके खेतों से खरपतवार निकाल दें और हाथों से निराई करें। साथ ही धान के खेतों में कीट और बीमारी की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ में किसान धान की जैविक खेती के लिए हरी खाद वाली फसल ढैंचा बोले। खेत की साफ सफाई करें और मेड़ों से खरपतवार को हटा दें। धान की नर्सरी या सीधी बुआई से पहले बीजों को 17% नमक से उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर की खाद की व्यवस्था कर लें। खाली खेतों की जुताई करें, इससे खरपतवार और कीटों से बचाव होगा। यहाँ के किसान सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। ओडिशा के भुवनेश्वर में आम, लीची, कटहल, अनानास, अनार और नींबू के तैयार फलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही धान की नर्सरी के लिए जमीन तैयार कर लें। मानसून की बारिश के बाद यहाँ के किसान धान की बुआई कर सकते हैं। अरहर की बुआई भी यहाँ की जा सकती है। PRG 235, PRG 176, VL अरहर 1, T अरहर अभी बोने के लिए बेहतर किस्में हैं। मूंगफली की उन्नत किस्मों देवी यानी ICGV 91114, कादरी 6, कादरी 9, TG 37A, TAG 51, TAG 38, TAG 24, स्मृति और CO 7 की बुआई कर ले। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है।
इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आइए अब देखते हैं आज की खास खबर। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक। रक्षा मंत्री के आवास पर बैठक में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी मौजूद। गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना पर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेटों के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण को पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त ग्रेजुएशन परेड को संबोधित किया। उन्होंने सबको अपने तकनीकी ज्ञान और दक्षता को बढ़ाने के साथ अनुशासन व समर्पण के जरिए देश सेवा के लिए नेतृत्व करने का मशवरा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट से सत्येंद्र जैन को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।